हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस एंड देयर स्टेप्स का सेकेंड पार्ट के बारे में। इसके पिछले लाइव लेक्चर के अंदर मैं आपको सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड हाइपोथेसिस को बड़ी इजीली और सामान्य लैंग्वेज में समझा चुका था कि किस तरह से हमको प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना है, कैसे हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा और हाइपोथेसिस क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। इससे आगे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब एम्स और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, इसको समझते हैं। एम्स के अंदर क्या होता है, रिसर्च के अंतर्गत एम्स का तात्पर्य उन इच्छित परिणामों से होता है जिन्हें एक रिसर्चर प्राप्त करना चाहता है। एक इम्पैक्टफुल रिसर्च में 2 से 3 एम होने चाहिए। ठीक है, तो एम का मतलब क्या, एम का मतलब ये होता है कि इच्छित परिणाम मतलब जिसको मैं पाना चाहता हूँ। ठीक है ना, जो परिणाम मैं चाहता हूँ, जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ, उसके लिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा हो, पिछला लाइव लेक्चर मेरा इसका पढ़ा हो, तो उसके अंदर मैं लगातार आपको एक ही एग्जाम्पल से समझा रहा था कि अश्मरी होती है तो उसके लिए पाषाण भेद घृत का यूज़ किया जाता है अश्मरी को निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एम क्या हो गया, मेरा एम ये हो गया कि भाई अश्मरी को बाहर निकालना है, किसके द्वारा, पाषाण भेद घृत के द्वारा। यही मैं क्या चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मेरा क्या है, इच्छित, मेरी इच्छा है। मैं यही चाहता हूँ कि क्या हो, अश्मरी किसके द्वारा बाहर निकल जाए, रिनिल स्टोन किसके द्वारा बाहर निकल जाए, पाषाण भेद घृत के द्वारा। तो यही क्या है, मेरा इच्छित परिणाम, तो इसी को मैं पाना चाहता हूँ। तो यही क्या है, मेरा एम है। अब इम्पैक्टफुल रिसर्च मीन्स प्रभावपूर्ण रिसर्च जो होगी, जो ज़्यादा इम्पैक्ट डाले, लोग उसके ओर आकर्षित हो, उसको ज़्यादा पढ़े समझे, उस रिसर्च के अंदर 2 से 3 एम होना चाहिए। 2 से 3 एम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ पाषाण भेद घृत तो वो खाली अश्मरी को बाहर निकाल ले, ऐसा नहीं। मेरा एम ये भी होना चाहिए कि क्या पाषाण भेद घृत अच्छा डायूरिटिक होता है, इसको भी मैं पता करूँ साथ के साथ में। क्या साथ ही साथ जो हमारा यूटीआई इन्फेक्शन होता है, उस यूटीआई इन्फेक्शन को भी पाषाण भेद घृत जो होता है वो ठीक करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही रिसर्च के लिए मैं 2 से 3 एम को यूज़ कर रहा हूँ। क्या स्टोन निकल पा रहा है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो पा रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल एम जो मैं अर्जित करना चाह रहा हूँ, पाना चाह रहा हूँ, वो क्या है, हमारे रिसर्च के लिए एम है। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार एम और ऑब्जेक्टिव लगभग सेम वर्ड है, क्योंकि अगर समझे तो दोनों के मतलब एक ही होते हैं, उद्देश्य। तो भाई अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वे उद्देश्य हैं जो मूल उद्देश्य के साथ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो मेन एम क्या है, अभी हमारा मेन एम ये है कि भाई अश्मरी को पाषाण भेद घृत से बाहर निकालना है। ठीक है, ये मेरा मेन एम हो गया, ये मेरा मेन उद्देश्य हो गया। अब इसके साथ साथ में और क्या मेरे उद्देश्य होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, वापस वही एग्जाम्पल, अश्मरी पाषाण भेद घृत के यूज़ से हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एम क्या हो गया कि पाषाण भेद घृत से अश्मरी निकलती है या नहीं निकलती, इसका रिसर्च करना, ये तो मेरा एम हो गया। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसके साथ में मेरे और क्या एम हो सकते हैं भाई, मेरे ये एम हो सकता है कि भाई मेल और फीमेल रेशियो देखना कि किसके अंदर रिनल स्टोन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मैं ये देख लूँ कि मेल और फीमेल के अंदर रेशियो कितना होता है, क्योंकि यदि मैं निकालने के लिए चेक कर रहा हूँ, मैं पेशेंट सारे लूँगा, मेल भी लूँगा, फीमेल भी लूँगा, तो भाई रिसर्च तो मैं कर ही रहा हूँ कि इसको बाहर निकालना है। ये डाटा भी मैं साथ में रख लूँ कि भाई मेल को हो रहा है, फीमेल को हो रहा है, इन दोनों को भी देख लेते हैं भाई, ये भी साथ साथ में पता चल जाएगा। ठीक है, और बात करें तो अदर डिजीज़ रिनल स्टोन के द्वारा कौन कौन सी बॉडी के अंदर हो सकती है, उसको भी प्राप्त कर लूँ कि भाई मैं रिनल स्टोन को चेक कर रहा हूँ, यूएसजी भी कराऊंगा, रिनल स्टोन कहाँ पे है वो भी देखूंगा कि कहाँ पर है, किडनी के अंदर है, यूरेटर के अंदर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, कहाँ पर है स्टोन, वो तो देख ही रहा हूँ। पर भाई इसके साथ साथ में रिनल स्टोन होने से और कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि देखिए यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर यदि स्टोन लगातार सर्कुलेट हो रहा है, निकलने के लिए भी बाहर भी कोशिश करेगा, तो म्यूकोसा जो अंदर की लेयर होती है बहुत ही मुलायम होती है, वहाँ पर भी वो रप्चर कर सकता है। तो क्या वहाँ पर रप्चर होने से
पेनफुल यूरिनेशन होता है, ठीक है, नहीं होता है, क्या वहाँ पर ज़्यादा रप्चर होता है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और क्या डिजीज़ हो सकती है, तो वो भी मैं साथ साथ में पता कर लूँ। तो ये क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा एम क्या, जो मेरा मेन उद्देश्य, और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, उस मेन उद्देश्य के साथ साथ में और चीज़ें क्या क्या मैं साथ में प्राप्त कर सकता हूँ, वो क्या कहलाएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मटेरियल एंड मेथड, ठीक है। मटेरियल एंड मेथड, सामान्य से वर्ड को समझिए। मटेरियल का मतलब क्या, सामग्री, और मेथड का मतलब क्या, विधि। तो भाई रिसर्च के अंदर एक ओवरऑल प्रॉपर ऊपर से बताऊं, अभी हम डिटेल जो लैंग्वेज है उसको नहीं पढ़ के पहले ही बता रहा हूं। मटेरियल और मेथड का मतलब एक ओवरऑल ऊपर से देखूं तो क्या देखेगा, मटेरियल का मतलब सामग्री, मतलब क्या, रिसर्च के अंदर यूज होने वाली सामग्री, और मेथड मतलब विधि, कौन सी प्रोसेस यूज करूंगा मैं, तो वो क्या, रिसर्च के अंदर यूज होने वाली प्रोसेस, और वही उसको क्या करना है, हमको रिसर्च की लैंग्वेज में लिखना है। लिखना क्या है, रिसर्च को करने के लिए जो आवश्यक सामग्री यूज होगी वही मटेरियल कहलाएगा, और जिस विधि के द्वारा रिसर्च को किया जाएगा वह मेथड कहलाएगा। सिंपल सा है। अब बुकिश लैंग्वेज में मत जाइए, मैं जो समझा रहा हूँ उसके ऊपर जाइए। तो क्या हो गया, जिसको हम यूज़ करेंगे, जो आवश्यक सामग्री है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या कहलाएगा, मटेरियल, और जिसको यूज़ करके रिसर्च किया जाएगा, जिस प्रोसेस को, जिस विधि को यूज़ करके किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। तो यहाँ पर वापस मैं शुरू से आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, अश्मरी और पाषाण भेद ग्रथ, ताकि आप ऑल ओवर चीज़ों को समझ सके। यहाँ आपको जो एग्जाम्पल बेटर लगता है वो आप दे सकते हैं, मैं खाली एक एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आप ऑल ओवर पॉइंट को समझ सके। तो वापस उसी पॉइंट को लेता हूं, अश्मरी और पाषाण भेद ग्रथ वाले को। तो यहां पर मटेरियल क्या होगा, मान लीजिए मैं दो ग्रुप ले लेता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर भी 50 पेशेंट है, ग्रुप बी के अंदर भी 50 पेशेंट है। दोनों ही पेशेंट रिनल स्टोन के हैं, दोनों को ही अश्मरी है, ठीक है। ग्रुप ए ले लिया 50 पेशेंट, ग्रुप बी ले लिया 50 पेशेंट, दोनों ही ग्रुप में जो 50-50 पेशेंट है, दोनों को अश्मरी है, रिनल स्टोन है। अब यहाँ पर एक ग्रुप को मैं देता हूँ क्या, पाषाण भेद ग्रथ, और दूसरे ग्रुप को क्या देता हूँ, उशीरादि क्वाथ, ठीक है। समझ में आ रही है, एक ग्रुप को क्या दे रहा हूं, पाषाण भेद ग्रथ, दूसरे को दे रहा हूं उशीरादि क्वाथ। अब ये क्या हो गए, मेरा जो ग्रुप हो गया 50-50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, ठीक है। साथ ही साथ में दोनों मेरे औषधि हो गई, पाषाण भेद ग्रथ और उशीरादि क्वाथ। ये मेरा क्या हो गया, मटेरियल हो गया, क्योंकि ये क्या, सामग्री है। भले वो ह्यूमन है, लेकिन मेरे लिए एज ए रिसर्चर वो क्या है, मेरी सामग्री है, तो वो क्या होगा, मटेरियल होगा। समझ में आ रहा होगा क्लियरली। सेकेंड देखिए, मेथड, वो समस्त विधियाँ जो रिसर्च में शामिल की गई औषधियों और रोगियों को अध्ययन करने में मदद करे, क्या कहलाएगी, मेथड कहलाएगी। वर्डिंग पे जाइए, वो समस्त विधियां जो रिसर्च में शामिल की गई औषधियां मतलब पाषाण भेद ग्रथ और उशीरादि क्वाथ, और रोगियों को अध्ययन करने में मदद करे। मतलब पाषाण भेद ग्रथ फायदा कर रहा नहीं कर रहा, उशीरादि क्वाथ जो है वो फायदा कर रहा नहीं कर रहा, उसका अध्ययन करना, और उन 50 पेशेंट की स्टडी करना। किसके द्वारा स्टडी करना, जो भी हम प्रोसेस यूज़ करेंगे, लाइक अ सर्वे, ओपीडी, आईपीडी, कैंप्स। तो भाई मैं डायरेक्ट किसी को स्टोन है और उसको जाके बोलूँ कि भाई मैं वो तेरे ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन यदि कहीं पे कैंप आयोजित किया जाए कि निःशुल्क कैंप है भैया अश्मरी वाले पेशेंट के लिए, किडनी स्टोन वाले पेशेंट के लिए, तो सारे पेशेंट आएंगे कि भाई यार फ्री में चेकअप हो रहा है, कम से कम जाके चेक तो करवाएं। तो वो चेकअप करवाने आएंगे, तो वहाँ मैं चेक कर सकता हूँ उनकी हिस्ट्री लेके कि उनके अंदर क्या हो रहा है, कहाँ स्टोन है। अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग जगह पर यदि सोनोग्राफी करवाई है, यूएसजी करवाई है, तो उसको देख सकता हूँ मैं, ठीक है। ओपीडी में यदि मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो उसका मैं डाटा रख सकता हूँ कि रिनल स्टोन वाले सारे पेशेंट को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। कोई आईपीडी में मेरे पास एडमिट है तो उन सारों को अलग मैंने कर लिया। सर्वे करवा लिया एक ग्रुप के अंदर, लोगों को घर पे जाके पूछ लिया कि भाई किसी को रिनल स्टोन तो नहीं है, उसको हम फ्री में मेडिसिन देंगे, उसका फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे। हम वहाँ पर खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको क्या चाहिए, रिसर्च करना है, आउटपुट चाहिए, इसलिए हम कुछ भी करेंगे उसके लिए। तो ये सारी क्या चीज़ें हो गई, ये विधि हो गई, प्रोसेस हो गई रिसर्च को करने की, तो वो क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। यहाँ पर बुक के अंदर एक चीज़ और दे रखी है, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अब आप ये सोचेंगे सर इसका मतलब क्या, ये तो समझा ही नहीं, तो आपको ओनली नॉलेज के लिए समझा देता हूँ इसका मतलब क्या। देखिए इंक्लूजन मीन्स इन का मतलब क्या, अंदर लेना। एक्सक्लूजन, एक्स मतलब एक्सिट आउट, बाहर करना, इतना समझो। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब होता है कि उन लोगों को लेना जो रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है उन लोगों को नहीं लेना जो रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब समझाता हूँ, जैसे मैं वापस
अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ, अश्मरी पाषाण भेद ग्रंथ पे, कि भाई यार मेरे को किसको लेना है, खाली अश्मरी वाले पेशेंट के ऊपर रिसर्च करना है, तो भाई मैं क्यों फीवर वाले पेशेंट को लूँ, ठीक है। तो इंक्लूजन लेना किसको है, ओनली रीनल स्टोन वाले पेशेंट को। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब आप किसको बाहर करना है, मान लीजिए ओपीडी के अंदर 100 पेशेंट आए, उसमें से 20 रीनल स्टोन वाले हैं और 80 अनदर डिजीज वाले हैं, तो क्या उन 80 को लेऊंगा, क्या नहीं लूंगा, उन 80 को बाहर कर दूंगा, किसके थ्रू, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू, और 20 लोगों का अंदर ले लूंगा, किसके थ्रू, इंक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और भी चीज़ें हो सकती है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर, ये भी हो सकता है कि भाई रीनल स्टोन तो है, लेकिन वह रिनल स्टोन के साथ साथ में उसको रिनल से किडनी से रिलेटेड कोई कैंसर वगैरह है या फिर और कोई डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो भाई मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे खाली क्रीम पेशेंट चाहिए रिनल स्टोन के लिए, ताकि मेरी जो रिसर्च हो वो क्या हो, आइडली उसका रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। भाई ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट का मतलब क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, जो चीज़ हुई है उसको क्या करना, चेक करना कि भाई सही हुई है नहीं हुई है, ये सिंपल शब्दों में। अब लिखेंगे क्या, अश्मरी के अध्ययन के अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्चर, अश्मरी का अध्ययन मतलब रिनल स्टोन का अध्ययन, ठीक है। तो अश्मरी के अध्ययन के अनुसंधानकर्ता औषधि के परीक्षण पूर्व और पश्चात रोगी के वेट, यूरिन एनालिसिस, यूएसजी की जाँच करके तुलना करते हैं, और यह तुलनात्मक अध्ययन ऑब्जर्वेशन कहलाता है। भाई ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, कि भाई हमने रिनल स्टोन का पेशेंट कोई ले लिया, उसके पहले उसकी यूएसजी करवा ली, उसका यूरिन टेस्ट करवा लिया, ठीक है, उसके वेट को ले लिया, देन ये तो काम हो गया। वापस हमने क्या करा, पाषाण भेद ग्रंथ उसके ऊपर यूज़ किया, 1 महीना 2 महीना जितना रिसर्च के लिए हमने एक टाइम फिक्स किया था, वो उस टाइम के लिए उसको पाषाण भेद ग्रंथ दिया, और देने के बाद वापस चेक किया, वापस यूएसजी कराई, वापस यूरिन टेस्ट करवाया, वापस वेट करवाया, और देखेंगे कि भाई रिनल जो पाषाण भेद ग्रंथ दिया है उसके देने से पहले और देने के बाद में क्या डाटा हमको मिलता है, उसका अवलोकन करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना ही क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन स्टडी। चलिए आगे बात करते हैं रिजल्ट। भाई ऑब्जर्वेशन हो गया, अब बात करते हैं रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन जो कि अनुसंधान प्रारंभ किए जाने से पूर्व एवं पश्चात किया गया था, उसमें डाटा प्राप्त किया जाता है तथा उसका सांख्यिकी विश्लेषण करने के पश्चात यह पता लगाया जाता है कि औषधि परीक्षण सकारात्मक था अथवा नकारात्मक। मतलब समझाता हूँ, यहाँ आपको ये तो समझ में आता है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, कि मेडिसिन को यूज़ करने से पहले और बाद में हमको क्या करना है, डाटा का एनालिसिस करना है कि भाई वास्तव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, डाटा में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, अब रिजल्ट देखेंगे कि भाई मेरी, वापस फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैंने क्या करा था, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई अश्मरी हो रही है, मेरे को उसको पाषाण भेद ग्रंथ से ठीक करना है, यह ठीक होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था, ये मेरी स्टार्टिंग थी। तो भाई रिजल्ट के अंदर मैं ये देखूंगा कि भाई मैंने ये पाषाण भेद ग्रंथ इस रिनल स्टोन वाले पेशेंट के ऊपर यूज़ किया है, ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, मीन्स सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया कि नेगेटिव रिजल्ट आया, यही क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। कि भाई रिसर्च का परिणाम क्या निकला, ठीक है, मैंने यूज़ किया अश्मरी वाले पेशेंट के ऊपर पाषाण भेद ग्रंथ को यूज़ कर दिया, लेकिन क्या वास्तव में उसने सही इफेक्ट किया, क्या उससे रिनल स्टोन ठीक हुआ या नहीं हुआ, जो भी रिजल्ट आया वो क्या कहलाएगा, रिजल्ट। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हमको मानना ही है। चलिए आगे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। अब रिजल्ट आने से पहले की ये चीज़ें चल रही है, लेकिन पहले हमने उस पॉइंट को पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या, रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डाटा कलेक्शन को अत्यंत क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। प्रत्येक अनुसंधान के अंतिम परिणाम तक पहुँचने के लिए डाटा कलेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या, हमको क्या करना है, जो भी हमने जहाँ से रिसर्च स्टार्ट की थी और जहाँ हमारी रिसर्च एंड हुई है, वहाँ तक के पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करना, इकट्ठा करना, उसके पूरे डाटा को इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या हो गया, जैसे अश्मरी को ठीक करने के लिए पाषाण भेद ग्रंथ के प्रयोग से पहले और प्रयोग के पश्चात डाटा को कलेक्ट करना, ये क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। कि भाई कितने लोगों को स्टोन हो गया था, कि भाई 50 लोगों को हो गया था, अश्मरी 50 लोगों को थी, हमने पाषाण भेद ग्रंथ
घृत का यूज़ किया तो कितने लोग ठीक हो गए कि 20 लोग ठीक हो गए। कितने लोग ठीक नहीं हुए? 30 लोग ठीक नहीं हुए। क्यों हुए? कैसे ठीक हो गए? क्या रिसर्च आया? क्या उनकी सोनोग्राफी आई? क्या उनका यूरिन टेस्ट आया? क्या वेट आया? ये सारी चीज़ें क्या आएगी? डाटा कलेक्शन के अंदर आएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेशेंट ठीक कर दिया किसी भी डिजीज़ का, मान लीजिए डायबिटीज़ मैंने ठीक कर दिया। अब वो कोई भी व्यक्ति सेकंड मेरे पास पेशेंट आता है, वो भले ही 10 साल से कोई मेडिसिन ले रहा था, वो परेशान हो चुका है डायबिटीज़ से, वो किसी भी डॉक्टर के ऊपर तभी बिलीव करेगा जब मैं उसको क्या दूं, प्रूव दूं कि भाई मैं वास्तव में इस चीज़ को ठीक कर सकता हूं। तो मैं प्रूव कैसे दूंगा? जब तक मैंने जो पेशेंट ठीक किया है उसका मेरे पास डाटा ना हो। ठीक है, नया पेशेंट तभी मानेगा जब मेरे पास प्रूव होगा। तो एज ए रिसर्चर मैंने रिसर्च की है तो लोगों को समझाने के लिए कि वास्तव में मैंने रिसर्च किया तो मेरे पास प्रूव क्या है, मेरा डाटा ही मेरा प्रूव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन ऑफ डाटा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कोई भी इन फ्यूचर यदि रिसर्च के लिए पूछ ले कि भाई कैसे किया, तो भाई ये मैंने इस तरह से सिलेक्शन किया था, इस तरह से डिफाइन किया था, ये लिटरेचर रिव्यू किया था, ये हाइपोथेसिस बनाई थी, ये मेरे एम और ऑब्जेक्टिव थे, ये मटेरियल मेथड था, इस तरह से ऑब्जर्वेशन किया, इस तरह से डाटा कलेक्ट किया। तो आप पूरी चीज़ें उसको बताओगे तो वो चीज़ को समझ जाएगा कि नहीं इसने वास्तव में रिसर्च की है। इसलिए कलेक्शन ऑफ डाटा जरूरी है। चलिए सेकेंड देखिए, नेक्स्ट देखिए, एनालिसिस ऑफ डाटा। अब जो डाटा कलेक्ट किया है उसको चेक करना। अब चेक करना तो उसके लिए क्या होगा? रिसर्चर के द्वारा अपनी पूरी रिसर्च के डाटा का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? डाटा एनालिसिस कहलाता है। कि भाई आपने पूरी रिसर्च कर दी, अब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप अपने पूरी रिसर्च को चेक कर लो, वो क्या कहलाएगा? एनालिसिस ऑफ दी डाटा। जैसे अश्मरी की चिकित्सा में प्रयुक्त पाषाण भेद के प्रयोग से पहले और प्रयोग के पश्चात डाटा का एनालिसिस करना डाटा एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, कि भाई मैंने वापस वही चीज़ आ गई कि मैंने जब पेशेंट को लिया था, जब उसको स्टोन था, अब उस टाइम मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर वापस उसको पाषाण भेद घृत दिया एज अ रिसर्च के अंडर, देन उसके वापस प्रयोग करने के पश्चात वापस उसको चेक किया कि भाई ठीक हुआ या नहीं हुआ, फिर डाटा कलेक्ट किया। तो ये सारा जो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सारा काम किया, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना कि मैंने क्या काम किया, क्या यह सही हुआ गलत हुआ, ये क्या कहलाता है? एनालिसिस ऑफ द डाटा। प्रेजेंट टाइम में डाटा एनालिसिस जो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो क्या हो गया, कंप्यूटर आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, तो उसके द्वारा होगा। कंप्यूटर के अंदर एक्सेल का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका मोस्ट ऑफ आजकल जो रिसर्चर होते हैं वो यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इथिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन एंड एनिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर ये चीज़ तो समझ में आ गई कि रिसर्च कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यदि आप एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको किन प्रोटोकॉल का, किन नियमों का ध्यान रखना होगा, वही क्या कहलाता है? हमारा इथिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन एंड एनिमल। तो भाई ह्यूमन के अंदर क्या देखना है? तो एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन, किसी भी रिसर्चर के द्वारा ह्यूमन पर रिसर्च करने के पहले निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या बिंदु है? सबसे पहला, रिसर्च का पहला एम जन सामान्य के स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ाना और सुरक्षा करना होना चाहिए। तो कोई भी रिसर्चर यदि रिसर्च कर रहा है तो उसका पहला एम यही होना चाहिए कि लोगों को उसका फायदा पहुंचे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। ठीक है, उनकी सुरक्षा इससे बढ़े। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं वापस, अश्मरी को ठीक करने के लिए पाषाण भेद घृत का यदि मेरी रिसर्च सही हो जाती है, यदि वास्तव में पाषाण भेद घृत के द्वारा अश्मरी बाहर निकलती है तो ये लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि इन फ्यूचर जिसको भी अश्मरी होगी वो पाषाण भेद घृत का यूज करके ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? जन सामान्य की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो ये बिंदु होना चाहिए। सेकेंड चीज, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA प्रत्येक रिसर्चर को निम्न कथन के लिए प्रतिबद्ध करती है, द हेल्थ ऑफ माई पेशेंट विल बी माई फर्स्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन क्या कहती है कि हर व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा है उसको एक पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखना है कि भैया हमेशा पेशेंट की हेल्थ प्रायोरिटी पर रहना चाहिए, उसकी हेल्थ के अंदर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मानव मूल्यों को कोई भी ह्रास नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिसर्च में शामिल किए गए मनुष्यों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जिम्मेदारी रिसर्चर की रहेगी, यह नैतिक समिति IEC द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो भाई जो व्यक्ति आप रिसर्च के अंदर ले रहे हो, यदि मनुष्य के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसकी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये कौन ध्यान रखेगा? नैतिक समिति IEC, वो पहले ही से इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि आपकी रिसर्च के द्वारा मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ना
चाहिए। रिसर्चर के द्वारा किसी मनुष्य को अनुसंधान में शामिल करने के पूर्व सहमति पत्र कंसेंट फॉर्म भरवा लेना चाहिए। तो भाई किसी भी व्यक्ति को यदि आप रिसर्च के अंदर ले रहे हो कि भाई मैं तेरे ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं, तो पहले उस व्यक्ति से पहले कंसेंट फॉर्म भरवा लो कि हाँ वो व्यक्ति आपकी रिसर्च में शामिल होने के लिए सहमत है। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसके अंदर, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल सा समझा रहा हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो आप, बहुत सारी रिसर्च के अंदर चीज़ें होती है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें रिसर्चर को बताती है कि यदि किसी भी नैतिक मूल्य का ह्रास होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई आपको रिसर्चर को करना पड़ेगी। किसी भी तरह से किसी भी मानव समाज को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगी। जो भी हमारे संसाधन है, जल हो गया, वायु हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च के द्वारा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान रखती है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी चीज़ें, बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए, एस्पेक्ट रिलेटेड टू एनिमल्स। अब एनिमल के ऊपर भी वही चीज़ आती है। तो किसी भी चिकित्सीय पद्धति को मनुष्य पर प्रयोग करने से पहले एनिमल पर प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उसके दुष्परिणाम सामने आ सके। तो सबसे पहले भाई आप मनुष्य के ऊपर यूज़ करने से पहले एनिमल के ऊपर यूज़ करेंगे, ताकि एनिमल को कोई गलत प्रभाव तो नहीं दिख रहा उसके ऊपर, एनिमल के ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं दिख रहा उस चीज़ के द्वारा कि या मनुष्य के लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। तो पहले अपन किसके ऊपर चेक करेंगे? एनिमल के ऊपर, ठीक है। लाइक कोई भी वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन क्या होगा, पहले एनिमल के ऊपर यूज़ होगी, देन ह्यूमन के ऊपर यूज़ होगी, ताकि उसके दुष्परिणामों का पहले ही पता चल जाए। जानवरों पर रिसर्च को करने के लिए एनिमल एथिक्स कमेटी के निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ पर जिस तरह से हम ह्यूमन के अंदर बात कर रहे थे कि ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा है, जो सारे निम्नलिखित बिंदु को हमको ध्यान में रखना था, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल के ऊपर भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको जो एनिमल एथिक्स कमेटी है उसके पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। वो जो बोलते हैं उसको आपको मानना है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या, एनिमल की हेल्थ एंड हाइजीन पर हमेशा फोकस रखना चाहिए क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट रिसर्च पर पड़ेगा। तो भाई आप जो एनिमल यूज़ कर रहे हो हमेशा उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि कोई डिजीज्ड आपने एनिमल ले लिया, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक्चुअल रिसर्च जो आइडल रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। और उसके हाइजीन के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे और रिसर्च कर रहे हैं तो शायद जो एबनॉर्मलिटी है उसकी बॉडी के अंदर या जो अनहाइजीनिक एनिमल है वो आपकी रिसर्च के ऊपर गलत प्रभाव दिखा सकता है। साथ ही एनिमल पर की जाने वाली रिसर्च जन सामान्य के हित के उद्देश्य से की जानी चाहिए। वापस वही चीज़ हमेशा क्या होना चाहिए, यदि आप रिसर्च कर रहे हो तो वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर ये होती है कि आप रिसर्च तो कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रास्ते चलते का किसी भी चीज़ को उठा लिया, कोई भी एनिमल ले लिया, उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर डाला। आपको पहले एनिमल एथिक्स कमेटी से परमिशन लेना है, देन उसके बाद एनिमल के ऊपर किसी भी चीज़ को यूज़ करना है। साथ ही वो जो रिसर्च आप कर रहे हो वो ह्यूमन के लिए उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। आप अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए या कोई भी चीज़ चेक करने के लिए एनिमल के ऊपर कोई भी रिसर्च गलत तरीके से नहीं कर सकते। आगे बात करें, रिसर्चर का व्यवहार एनिमल के प्रति दयालुपूर्ण होना चाहिए, उसकी उचित देखरेख होना चाहिए। तो भाई जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, उसको हमेशा जो एनिमल है उसके प्रति दयालुता रखनी चाहिए, ठीक है। उसकी उचित देखरेख करनी चाहिए, उसके खाने पीने का, ठीक है, उसके प्रॉपर शेड्यूल का, पूरी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसकी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखना है और हमेशा उसके प्रति क्या रखना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी रखना चाहिए, दयालुता रखना चाहिए, मानवता रखना चाहिए। आगे बात करें, रिसर्चर को एनिमल्स पर रिसर्च करने के दौरान यह ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी वेदना मनुष्य को होती है उतनी ही एनिमल को होती है, अतः प्रोसीजर के दौरान एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक का उचित प्रयोग करें। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आप एनिमल के ऊपर रिसर्च तो कर रहे हो, लेकिन जितनी वेदना मनुष्य को होती है उतनी ही वेदना एनिमल को भी होती है। तो आप क्या करते हैं, यदि हम ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करते हैं या ह्यूमन के अंदर ऑपरेशन करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एनेस्थेसिया लगा देते हैं ताकि ह्यूमन को पेन ना हो। तो यहाँ पर यदि आप एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, यदि उसके अंदर कोई भी आप इंसिजन लगा रहे हो, कट लगा रहे हो, तो वहाँ पर आपको उसको एनेस्थेसिया देना है, एनाल्जेसिक देना है, ताकि उसको दर्द का अनुभव ना हो, ठीक है। वो रिसर्च में प्रॉपर रूप से काम हो जाए और जो एनिमल है उसको ज़्यादा दर्द भी ना हो। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
तो इस तरह से ये आपका पूरा रिसर्च स्टेप्स चलता है। इस तरह से आप लास्ट रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इस तरह से एनिमल और ह्यूमन पर आपको जो इथिक्स है उनको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपकी रिसर्च चलती है, सारे पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर सिलेक्टेड चीज़ें मैंने आपको बताई है। एग्जाम में आपका 10 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको खाली इन पॉइंट्स को लिखना है, इनको समझाना है। एग्जाम्पल आप आपके अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं, लेकिन बस सब जो अर्थ निकल रहा है, जो मीनिंग पॉइंट का निकल रहा है, वही आपको समझाना है। तो क्लियरली आपको नंबर मिलेंगे और अच्छे से आपको समझ में भी चीज़ें आ गई होगी। इस तरह से हमारा रिसर्च की जो प्रोसेस थी और स्टेप्स है वो खत्म होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।